ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। नीतीश कुमार को रविवार को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और इसी के साथ आज नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रविवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज शाम 4:30 बजे राजभवन में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं नीतीश कुमार के साथ 8 से अधिक मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण करने की सूचना आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू के 5 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, विजेंद्र यादव और शीला मंडल का नाम शामिल है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी ने अपने पास रखा हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक डिप्टी सीएम के नाम की बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के 2 से 3 घंटे पहले डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह उच्च स्तर पर नहीं किया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करवाएंगे। वहीं बीजेपी और जेडीयू से 8 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में एक तरफ सोमवार को जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले रही है, वहीं महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार आज बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें कि वो लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आज उनकी शाम 4:30 बजे के आसपास ताजपोशी होनी है और किस तरह से किसे मंत्री बनाया जाएगा, लगभग ये सारी चीजें फाइनल हो चुकी है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक, इसके अलावा कांग्रेस से इंतखाब आलम जी, दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से नीतीश कुमार की आज ताजपोशी हो रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि यह हर बार की तरह हो रहा है, क्योंकि इस बार वाकई में जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गया है। तो आने वाले समय में चुनौतियां क्या होंगी नीतीश कुमार के लिए? आपने सही कहा, क्योंकि राजनीति में संख्या बल का जो गेम है वो बहुत महत्व रखता है। कल तक आप बड़े भाई थे, आप सर्वे सर्वा थे, आप जो फैसला लेते थे वो सर्वमान्य होता था। आज स्थितियां और परिस्थितियां बदली हुई, तो नीतीश जी के लिए इन परिस्थितियों में काम करना कितना संभव होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि देखिए, उनका व्यक्तित्व एक अलग तरह का व्यक्तित्व नीतीश का है। वो किसी प्रेशर में काम नहीं करते हैं, वो अपने फैसलों के लिए पहचाने जाते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। अब देखिए, परिदृश्य बदला हुआ है। आप छोटे भाई की भूमिका में, संख्या बल कम है आपके पास, बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा है। आज विपक्ष है वो भी मजबूत विपक्ष है। वहां तेजस्वी यादव जैसा नेता तैयार बैठा है कि आप कुछ गलती करेंगे और वो लपकेंगे और जनता के बीच में कहीं ना कहीं जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में काम करना वो तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर होता है। ये बात अलग है कि नीतीश एक चुने हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनका अपना जिंदगी का एक तजुर्बा है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो सबको साथ लेकर और जो परिस्थितियां होंगी उनमें एक तारतम्य, एक सामंजस्य बैठाते हुए वो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे और जनता के हित में जो भी फैसले हैं वो लेंगे। ये बात अलग है कि देखिए, मानसिक तौर पर वो कहीं ना कहीं बहुत आहत है। जिस तरीके से उन्हें उम्मीद थी कि भी मैंने जो काम किया है जनता उस पर वोट करेगी और मैं बहुमत में या बड़े भाई की भूमिका में रहूंगा, ऐसा जनता की तरफ से कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला है। और ये बात अलग है कि परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी कि भी चिराग पासवान का महागठबंधन में रहते हुए भी जिस तरह का व्यवहार था वो किसी से छुपा नहीं है। उस पर कोई अंकुश और कोई रोक बीजेपी की तरफ से नहीं लगाई गई और आज भी वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं है उस पर भी बहुत एक्चुअल में अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो देखिए, परिस्थितियां बिल्कुल बहुत विषम हैं। इन विषम परिस्थितियों में देखिए, नीतीश जी भी उहापोह की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने कहा अभी कि आप अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन बीजेपी भी
कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, हिंदी में कहावत है। जी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया गया था कि भी शिवसेना ने कहा मुख्यमंत्री हमारा होगा, बीजेपी अड़ गई थी कि भी नहीं, मुख्यमंत्री हमारा होगा, तो वहां आज सत्ता से बाहर है। तो बिहार में बीजेपी उसको नहीं दोहराना चाहती थी कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाती, अपना मंत्रिमंडल बनाती, और पता लगता कि भी नीतीश जी आरजेडी के साथ चले गए और फेल हो गया और वहां सत्ता से बाहर हो गई बीजेपी। तो बीजेपी भी बहुत सोच समझकर इन सब चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, और उसी की कड़ी में जो फैसला लिया गया कि भी नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो बहुत सोच समझकर फैसला किया गया। ठीक है इंतखाब आलम जी, ये जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी जो है कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्या मैं ऐसा मानूं कि अभी भी महागठबंधन को कोई उम्मीद है? देखिए, ये देश कोर्ट पे ही टिका हुआ है, और हम जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि भाई अगर हमारी बात कहीं सुनी जाएगी तो इलेक्शन कमीशन के बाद फिर कोर्ट में ही आएगी। जहां तक रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी बात को समाप्त कर दिया, और आप देखिए खुल करके एक अगर नजर दौड़ती है तो जहां आरजेडी का विधायक जीता हुआ है और उसको आप कह रही हैं, कलेक्टर बुला के कह रहा है कि सर्टिफिकेट मुझे दे दो, तो आप ये बात कितनी खराब लगती है कि जीता हुआ विधायक से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो वो कहीं कहीं नहीं अंदेशा हो रही है। तो जाहिर सी बात है गठबंधन अगर कोर्ट जाती है, लेकिन हम समझते हैं कोर्ट जाना और ना जाना दोनों बराबर है। इसलिए कि जब हम आपको जीतने ही नहीं देंगे, हम आपकी सर्टिफिकेट छीन लेंगे, जब हमारी प्रवृत्ति ये हो गई है, हमारी मानसिकता ये हो गई है, तो मुझे उससे बड़ी लकीर पारने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो लकीर जनता ही पार कर सकती है। हम जनता को दिग्भ्रमित करके बेवकूफ 1 साल और 2 साल और 5 साल बना सकते हैं, लेकिन आज जनता देख रही है कि कितनी त्रासदी हुई है। आज तो जिस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में सरकार की उदासीनता रही, नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र जी मोदी हो, आज सरकार जनता के ऊपर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, तो वहां तो उन्हें 1 वोट भी नहीं आना चाहिए था। क्यों वोट दिया गया? जब हमारे प्रति आपका ध्यान नहीं है, हम पैदल चल रहे हैं खुले आसमान के नीचे, हम जिस तरह से धूपों में बहे जा रहे हैं साइकिल से और पद यात्रा करके अपने घर अपने देश वापस जाना चाहते हैं, वहां मेरी मदद के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सैकड़ों बस लेकर के वहां पहुंची, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि पहले आप फिटनेस दिखाइए, फिर बसों का तब हम उसको आगे जाने देंगे। तो जहां मानसिकता मेरी बिगड़ गई है, और बिगड़ी हुई मानसिकता को हम अगर पटरी पर लाना चाहते हैं तो आवाम ही ला सकती है, जनता ही ला सकती है, और जनता के अलावा दूसरा कोई नहीं है विकल्प। गठबंधन के लोग कोर्ट जा बता रहे हैं उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं सर। कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली, एक सीट तो छोड़िए सर, थोड़े बहुत वोट ही मिल जाते वही सही था। तो आप कह रहे हैं कि जनता जनादेश है, भाई जनता जनार्दन है, तो जनता ने तो दिखा दिया। उसके बाद बात तो यही घूम फिर के बात वही आ रही है कि कांग्रेस में कमियां हैं सर, वो तो आपको आप संभालनी पड़ेंगी। आप कब तक दूसरों की थाली पीटते रहेंगे कि उन्होंने ये किया या उन्होंने वो कर दिया। चलिए, आप रिटर्निंग ऑफिसर के लिए बोल रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कांग्रेस की तरफ से बार बार बोली जा रही है। छत्तीसगढ़ के समय तो आपने नहीं कहा सर कि ये गलत हुआ है। अगर वाकई में ऐसा होता कि ईवीएम हैक कर ली जा रही है या फिर जो तमाम आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में जीत जाती ना बीजेपी। आपको क्यों आने दिया जाता वहां पर? ये देखिए, ये आरोप प्रतिरोप कम से कम इंतखाब आलम के साइड से नहीं लगता। हम ओछी राजनीति नहीं करते कि जबरदस्ती हम कहें कि नहीं ये हुआ है। सवाल है कि मैं चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही माना जाएगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी के साइड क्या जाएगा? कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कह दे कि यही चीज सही है, तभी माना जाएगा कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी बयान उसके निजी बयान हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात यह है कि हम अपनी कमी में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो हम और खराब होते जाएंगे। मेरा प्रदर्शन प्रतिदिन बर्बाद होता जाएगा, खराब होता जाएगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो है जल्दीबाजी में जितना समय को बर्बाद नहीं करते हुए जल्द से जल्द एक फैसले पर आए। हम कहते हैं कि आज नेतृत्व अगर बौना है तभी तो मेरा रिजल्ट खराब है।
हम दूसरे पर आरोप क्या लगाएंगे? हम आरोप लगा कर मेरा सवाल है इंतखाब जी आपसे, तेजस्वी यादव जा नहीं रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाऊंगा, मैं वहां शामिल नहीं होऊंगा, तो यही माना जाए कि वो मान ही नहीं रहे हैं कि ये लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है और इसमें जाना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए अब तो ये तेजस्वी जी का अपना ये राय है। अगर नेता की हैसियत से वो अगर बयान दिए हैं कि सदन माने आपको यूपीए के नेता की हैसियत से नहीं गए हैं, तो तमाम विधायक की जवाबदेही जिम्मेदारी उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन अगर मेरी राय अगर आप मानते हैं कि भाई तेजस्वी जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। सरकार बन रही है, बिहार की सरकार बन रही है, और बिहार की सरकार में आप नहीं जाते हैं बनने में, आप जाइए। अगर आप कैसे तो उसको मानिएगा कि नहीं मानिएगा कि बिहार की सरकार है? अगर नहीं मानिएगा तो फिर कोई मतलब है? लगातार आप एक कार्यक्रम दीजिए, रोड पर रहिए, घरों में मत बैठिए, बाहर में निकले रहिए। तो आप अगर सरकार बन रही है तो निश्चित तौर पर आपको आदर करना चाहिए और सरकार में वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहना चाहिए। और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे अगले 5 साल आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम जब तक साथ साथ रहेंगे तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। हमको तो खसका इस बात का भी अंदर है। से ही आवाजें उठ रही हैं, महागठबंधन के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ। ऐसा तो नहीं है बीच में कहीं महागठबंधन टूट जाएगा, पता चले आरजेडी अलग और कांग्रेस के रास्ते अलग? सब एक दूसरे की कमजोरी को समझते हैं, और जितना कमजोर हम हैं वो सामने वाला भी बहुत बलवान नहीं है। सब एक दूसरे को मिलाकर एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की गई है, और हम समझते हैं कि मजबूत विपक्ष सरकार में उदासीनता को समाप्त करेगी। और सरकार में जो जनता के द्वारा बताया गया था कि जो मैनिफेस्टो में बात कह करके सरकार में आए थे, उसको हम सरकारी स्तर पे, निचले स्तर पे, गांव के अंतिम व्यक्ति तक कामों को पहुंचाने के लिए हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? सुशील मोदी अब डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, वो लगातार अच्छी खासी उनकी नीतीश कुमार से बॉन्डिंग थी, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर फेरबदल किया गया है। अब सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे बिहार की, क्या रणनीति मानी जाए भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे? देखिए, बीजेपी अपने आप को बिहार में और मजबूत करना चाहती है और अपनी लीडरशिप एक नई लीडरशिप लाना चाहती है और अपना जो जनाधार है उसको मजबूत करना चाहती है। और बीजेपी क्यों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही एक इच्छा होती है कि भी हम मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएं, जनता में हमारे फॉलोअर हों। तो उसी कड़ी में आप देखेंगे कि नीतीश की और पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी एक जोड़ी थी, और वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं विश्वास भी था। और बीजेपी को ऐसा लगता था कि भी शायद जो सुशील मोदी हैं वो इतनी ईमानदारी के साथ नीतीश के खिलाफ जब जाने की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं जा पाते हैं, या उनके पर्सनल संबंध है। जो मेरा अपना आकलन है, उसी कड़ी में उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री लाने की कोशिश और कवायद बीजेपी की है, तो वो उनका अपना एक अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके पीछे सोच लंबी है। और देखिए, जहां तक बिहार के इलेक्शन की बात हो रही थी, मैं बता दूं पल्लवी कि वो प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल वो विकास के ऊपर इलेक्शन नहीं है। और अब बिहार क्यों, आगे बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, आप देखेंगे। अब टोटल जो इलेक्शन होंगे वो जाति और धर्म के आधार पर ही इलेक्शन लड़े जाएंगे, और बहुत सारे राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिकल पार्टियों को ये सूट करता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग चुनाव अपनी रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति में कामयाब भी होते हैं। अगर हम बिहार के इलेक्शन की बात करते हैं तो MIM का क्या ऐसा भी काम था जिसके आधार पर 5 सीटें वो जीत लेती है और मुस्लिम उसी को वोट करते हैं, यानी सिर्फ धर्म के आधार पर करते हैं। आप इसका आकलन करेंगे तो क्या खास है उसमें भी MIM में या OSCG में, वो किसी धर्म को एक्चुअल में ध्रुवीकरण करके और अपनी राजनीति कर रहे हैं, और वो धर्म उनको सपोर्ट भी कर रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण आप देखेंगे, 5 सीटें और कम से कम 20 सीटों पर उन्होंने भी हराया है महागठबंधन के प्रत्याशी को। वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस में अलग अलग तरीके से व्याख्या है और अलग अलग तरीके से, तो देखिए वो रणनीति थी। आप बीजेपी जिस तरह से रणनीति बनाती है तो महागठबंधन की रणनीति उस तरह से नहीं थी।
आप जिस मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे थे, आप जिस मुस्लिम वोट के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे, वो मुस्लिम वोट आपका नहीं था। वो धर्म के नाम पर जब ओवैसी ने उनके बीच में गए तो वो उनके पास गया और आपने बहुत सारी चीजें खो दी। यानी आपकी रणनीति में कमी थी, कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज तस्वीर कुछ दूसरी होती। अब अपने अपने तरीके से सभी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं और जहां तक आप देख रहे हैं कि भी उप मुख्यमंत्री का मोदी को हटाया जाना, दूसरे ने मुख्यमंत्री लाना, तो पार्टी अपनी एक लंबी सोच के तहत बीजेपी कार्य कर रही है और उसका जो रणनीति है वो कामयाब भी हो। ठीक है सर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इतना ज्यादा जो है सीटों में अंतर आ गया है। जेडीयू की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जेडीयू की सीटें वाकई में काफी कम हो गई हैं। लगातार ये बात कही जा रही थी कि लोगों के मन में नाराजगी है नीतीश कुमार के खिलाफ, ये नाराजगी ही अब सामने निकल कर आई है। देखिए, रीजन तो है, अगर संख्या बल इतना कम हुआ है तो देखिए वो जेडीयू का विश्लेषण करने के लिए जो मोटे तौर पर दिखता है, वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ये है कि देखिए एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर स्वाभाविक है कि भी जितनी अपेक्षाएं और आशाएं नीतीश कुमार से या उनकी सरकार से थी वो पूरी नहीं हो पाई। और देखिए नकारा भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। भाई जिस जंगल राज से और बिहार को एक सुशासन की तरफ, एक अच्छे प्रशासन की तरफ ले जाने का जो प्रयास किया गया, वो जनता ने उसको सराहा भी है। अगर जनता उस पर अगर मोहर नहीं लगाती तो इतनी सीटें भी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये चीज थी, लेकिन आशाएं बहुत बड़ी थी, आशाएं बहुत ज्यादा थी, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, उतना नहीं हो पाया नीतीश जी की सरकार में, तो वो नाराजगी थी। और जहां गठबंधन की बात थी एनडीए में, तो देखेंगे पोस्टर से गायब कर दिया बीजेपी ने उनको। नीतीश कुमार उनकी लगातार टांग खींच रहे थे, लेकिन कोई प्रभावी रोक उस पर नहीं लगी। और वो तो कहते थे मैं हनुमान हूं, भाई मोदी जी राम है, अगर भगवान राम हनुमान जी को आदेश करते और हनुमान जी आदेश न माने, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती जी। तो जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ है उन परिस्थितियों में देखिए एक और है कि भाई नीतीश जी को मुस्लिम वोट करता था, बहुत सारा मुस्लिम समुदाय के लोग भी वोट करते थे नीतीश बाबू को, और उन्होंने सीए और एनआरसी का विरोध भी किया। तो दोनों चीजें बड़ा कंट्राडिक्टरी हो गई थी। एक तरफ बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं और दूसरी तरफ आप दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हम मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं, आपको अपनी लाइन और लेंथ तय करनी होगी। मैं इस मामले में बीजेपी को बड़ा सही मानता हूं कि वो एक अपने उस पर टिके तो हैं, मान ली एमआईएम है, ओवैसी जी हैं, वो एक उस पर टिके तो हैं, वो कहते हैं ठीक है अभी हम तो मुस्लिम के हैं तो मुस्लिम के साथ काम। बिल्कुल। अब मान ली बीजेपी है, वो कहती है भाई ठीक है हम हिंदू हैं, उसका हमारा नारा हम उनके साथ काम करेंगे। अब जो दुविधा में है देखिए आप पल्लवी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, जो लोग दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं कि हिंदू भी वोट करे मुस्लिम भी वोट करे, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। वो देखिए कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि भाई सीमांचल में थर्ड केस में जो इलेक्शन हो रहा था, जहां निर्णायक भूमिका में मुस्लिम था, वहां अगर महागठबंधन के पक्ष में अगर वो वोट करता तो तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन उसने कांग्रेस, महागठबंधन, आरजेडी सबको छोड़कर उसने सिर्फ भरोसा किया ओवैसी जी के ऊपर, एमआईएम के ऊपर भरोसा किया। यानी उसे इन पार्टियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया, न जेडीयू के ऊपर, न आरजेडी के ऊपर, न कांग्रेस के ऊपर। हाँ, ये बात अलग है कि जब कोई विकल्प नहीं मिलता है, कोई दूसरा नहीं होता है, तो वो इन्हीं में से किसी को वोट कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें ओवैसी जी को बीच में नजर आया और उन्होंने जो एक पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा भाई हम असली हकदार आपके हैं और हम आपके पैसालार और हम आपके रहनुमा हैं, तो देखिए वो वोट वहां गया और उसी का परिणाम है कि 5 सीटों ने मिली। जी बिल्कुल। इंतखाब आलम जी, अगले 5 साल के लिए आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है, अगले 5 साल तक किन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से? विपक्ष में तो निश्चित बातें हैं उसका आदर किया जाएगा और सरकार जो कि हम रूप में है तो उसमें
अपनी भूमिका निभाएंगे जो विपक्ष की भूमिका होती है, और जनता की हित की बात को हम तमाम विपक्षी साथी जो गठबंधन के लोग हैं वो करेंगे। उसमें कहीं कोई शक शुबा की बात नहीं है। चूंकि जनता अगर मुझे विपक्ष में बैठाने का मैंडेट दिया है तो मुझे उसका आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और निश्चित तौर पर उनकी बातों को हम उठाएंगे। नेक्स्ट अगले 5 साल के बाद हम सत्ता में आएंगे। हमको नहीं लगता है, देखिए आपको ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड की बात है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कितनी रसीली रहेगी और कितना खींच तान रहेगा इसमें। चूंकि अभी शुरू हो गया है कि एक तो छपास वाले जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोदी जी, जो कहीं ना कहीं वो अपने आप को नीतीश जी का साथ पाते रहे तो डिप्टी सीएम बनते रहे। आज चूंकि उनके रहने से भारतीय जनता पार्टी कभी कहीं संगठन में असहाय का ऐसा मामला था कि संगठन और सरकार में कहीं कोई तालमेल ना रहा, और जिसके कारण जो है वो अपने आप में संगठन जो है सरकार के रूप में कभी अपने आप सक्षम नहीं साबित हुई। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लीजिए, वर्कर से पूछ लीजिए, उनकी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, तो सरकार जब भी रही पिछले 13 सालों में और गठबंधन के साथ रही एनडीए, तो सरकार के साथ कभी तालमेल संगठन का नहीं रहा, जिसके कारण काफी माने परेशानी रही। इसीलिए आज सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व ने बुला रखा कि भाई अब राष्ट्रीय राजनीति में आप आइए, चूंकि आपका भी अब पखवाड़ा समाप्त होने वाला है और आप भी उम्र दराज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ राष्ट्रीय राजनीति की परिधि में रह करके अपने आप को स्थापित कीजिए। तो ये एक चीज तो ये साफ गोई है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है किस तरह से चलाएंगे और कब क्या होगा। बीच में खबर आ रही थी, ये पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि मुझे होम चाहिए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं नहीं होम हमको देना नहीं है। तो इस तरह से बातें अभी आएगी, अभी बहुत सारी चीजें। फिर जनता अगर चाहती है और विधायक फिर चाहते हैं कि नहीं सरकार ये गिर रही है और उठ रही है, तो अभी हम लोग की तरफ से कहीं कुछ नहीं रहेगा। मजबूत विपक्ष की भूमिका के रूप में हमारे दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे और उनके नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष जो पूरी तरह से स्थिर सरकार अभी नहीं देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से स्थिर सरकार है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ हो सकता है? क्योंकि दबाव तो देखिए ये तो साफ है कि नीतीश कुमार पर अब दबाव जो है वो बनेगा, तो अभी पूरी तरह से स्थिरता नहीं देख पा रहे हैं आप? नहीं, नीतीश कुमार जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, और नीतीश कुमार जी दबाव में राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये हम जितना दिन की राजनीतिक जीवन में हम समझते हैं कि नीतीश जी एक ऐसा चेहरा है बिहार में, हमको लगता है कि उससे बेहतर चेहरा आज भी कोई नहीं है। इसीलिए लोग कम सीट लाने के बाद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जैसी चेहरा आज बिहार में दूसरा कौन है। एनडीए इतना बड़ा संगठन, इतना पुराना संगठन, आज एक आदमी नहीं है जो माने सबसे अधिक संख्या लाने वाले विधायक की है कि उन्हें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि वाकई में ना बीजेपी के पास और ना जेडीयू के पास, पूरे एनडीए के पास मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बिहार में नई सरकार की ताजपोशी होनी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।